साउथ की जो भी 4-5 फिल्म इंडस्ट्रीज हैं वो पूरे देश की बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज पर भारी क्यों पड़ती है, इसका एक और एग्जाम्पल है फिल्म इडली कढ़ाई। साउथ फिल्म्स में हीरो शान से धोती पहनकर अपने अंदर का हाफ पैंट तक दिखाते हुए रोमांटिक से लेकर एक्शन सीन्स सब कर जाते हैं। अपने कुल देवता, अपने भगवान पर फिल्म बना लेते हैं, अपने माता पिता को आदर सत्कार और सम्मान देने पर फिल्म बनाते हैं, अपनी कल्चर पर फिल्म बनाते हैं और अब तो अपने बेसिक खाने इडली और उसके साथ लगाव पर भी फिल्म बनाते हैं। लेकिन बॉलीवुड या अन्य इंडस्ट्री ग्लैमरस फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, कॉमर्शियल फिल्म बनाते हैं। अपनी संस्कृति और अपने देश के लोकेशंस को दिखाना तो छोड़िए, वो विदेश में जाके गाने शूट करते हैं, फिल्में बनाते हैं। अब तो भोजपुरी फिल्में तक विदेश में शूट होती हैं। जितना साउथ का इडली वड़ा सांबर फेमस है, जिस तरीके से वहां के लोग रियल में और फिल्म के सीन्स में खाने के नाम पर इडली सांबर खाते अक्सर दिख जाते हैं, उसी प्रकार से बिहार का फेमस क्या है? लिट्टी चोखा। लेकिन दुखद यह है कि बिहार के किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में आपको लिट्टी चोखा खाने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो इसे बेचना बिलो स्टेटस मानते हैं। वो छोड़िए, लोग अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के लिट्टी चोखा खाने से भी खुद को छोटा मानने लगते हैं। लेकिन ये तमिल फिल्म इडली प्रेम को जिस प्रकार से दिखाती है वो फेक नहीं, एकदम रियल है। सच में साउथ में लोग इडली प्रेमी हैं और हर छोटे टपरी से लेकर आलीशान होटल तक में इडली की अहमियत को समझा जाता है और बेचा जाता है। बिहार के किसी भी पीवीआर में चले जाइए, आपको कैंटीन काउंटर पर बड़े बड़े बर्गर के फोटो दिख जाएंगे, पिज्जा के फोटो दिख जाएंगे, लेकिन कभी लिट्टी की फोटो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो लिट्टी रखते ही नहीं है। और यही फर्क है नॉर्थ में और साउथ में। वो बस कहने के लिए अपनी पहचान, अपने कल्चर को नहीं मानते, बल्कि वो सच में दिल से उसके लिए जीते हैं। मैं अपने रेस्टोरेंट में लिट्टी जरूर रखूंगा, सीक्रेट है, बाद में बताऊंगा। फिल्म रिव्यू करेंगे इडली कढ़ाई, अर्थात इडली की दुकान। इतना सिंपल किसी फिल्म का टाइटल सुना है? फिल्म की शुरुआती धनुष के वॉइस ओवर से यह कहते हुए होती है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित एक काल्पनिक घटना है, जिसका अर्थ हुआ कि मूवी का कुछ पार्ट सच्ची घटना से प्रेरित है और बाकी पार्ट फिक्शनल है, जो कि एक मसालेदार फिल्म बनाने के लिए चाहिए होती है। कहानी है मुरली की, जो अपने पिता को बचपन से काम को पूजते हुए देखते आ रहा है, अर्थात वो अपने काम से बहुत प्रेम करते हैं और उनका काम था इडली की दुकान चलाना। बाकी बच्चों की तरह वो भी बड़ा होकर पैसा, नाम, शोहरत कमाना चाहता था, जबकि पिता चाहते थे कि वो गांव में रहे। बट वो उसके पंख काटना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो विदेश चला जाता है, जहां एक बड़ा मिलेनियर उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने की डेट फिक्स करता है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद कहानी एक सुखद मोड़ पर आकर खत्म होती है। यह फिल्म सिर्फ एक इडली की दुकान पर बेस्ड नहीं है। इस फिल्म में दो पीढ़ी, दो अलग तरह की सोच, एक भावपूर्ण फैसला देखने को मिलता है, जो इसे एक मनोरंजक और स्वादिष्ट कहानी का रूप देती है। अब स्वादिष्ट ही कहेंगे ना, क्योंकि फिल्म की बुनियाद भी तो खाना ही है ना। फर्स्ट हाफ तक यह फिल्म मियाजगन लेवल की लगी, एक ऐसी फिल्म जो अपनी मिट्टी से जुड़ी थी। एक दृश्य में मुरली के पिता सुबह के 3 बजे अंधेरे में दुकान का दरवाजा खोलते हैं और मुरली लाइट ऑन करता है। यहां मुरली के पिताजी और बल्ब एक ही फ्रेम में दिखते हैं। बल्ब जलते ही मुरली के पिता के चेहरे पर रोशनी आ जाती है और उनके चेहरे पर एक स्माइल भी आती है। यानी दुकान पर आने की खुशी और बल्ब का जलना मतलब पॉजिटिविटी। दोनों बातें मुरली के पिता के साथ परफेक्ट मैच होती है। मुरली के पिता का दुकान और इडली से लगाव पूरी फिल्म के दौरान देखने को मिलता है, वो चाहे सीन में उसके पिता हो या ना हो। एक और दृश्य है जहां मुरली के पिता दीवार पर कुछ लिख रहे होते हैं और लास्ट का वर्ड खत्म करते हुए उन्हें दिखाया जाता है। तब पेंट ब्रश उनके हाथ में होता है, जिससे पता चलता है कि ये उन्होंने ही लिखा है। अब इस तरह के सीन आपने पहले भी कई फिल्मों में देखा होगा और नॉर्मली ऐसे सीन में दीवार पर लिखी लाइन या की गई पेंटिंग ऑफ कोर्स कोई प्रोफेशनल करके रखता है और हीरो केवल हाथ में ब्रश लेकर उस पेंटिंग के कोने में टच करता है, जिससे दर्शकों को फील होता है कि ये पेंटिंग हीरो ने ही बनाई होगी। बट यहां मुझे कुछ अलग लगा। मुरली के पिताजी को जब दीवार पर कुछ लिखते दिखाया गया, तब उनके हाथ में न केवल ब्रश था, बल्कि वो ऑन कैमरा भी आगे के 2 वर्ड्स लिखते हैं जो पीछे के लिखे वर्ड से एकदम मैच भी कर रहे थे, जिसका अर्थ हुआ कि उस खूबसूरत हैंडराइटिंग में दीवार पर पूरी लाइन उस एक्टर यानी मुरली के पिता ने खुद ही लिखी थी। ये छोटी डिटेलिंग है बट इंपॉर्टेंट है। फिल्म में कुछ चीजों पर अच्छे से प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। पहला कि फूड बिजनेस में फ्रेंचाइजी सिस्टम, जिसे मुरली और उसके पिता के संवादों के बीच बेहतर तरीके से समझने को मिलता है कि फूड बिजनेस में फ्रेंचाइजी का कोई महत्व नहीं होता। और दूसरा, जनरेशन गैप को बेहतरीन तरीके से बताया गया है। जब मुरली अपने पिता से कहता है कि मैं आपकी तरह ही रहूं, अमीर ना बनूं,
और ये एक वैलिड सवाल है जो आज भी हर यंग जनरेशन के मन में आता है। फिल्म में पिता भी इस बात को समझता है कि अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपने घर में रहना कहीं बेटे के भविष्य को, उसके सक्सेस को सीमित तो नहीं कर देगा। ब्रिलियंटली रिटन डायलॉग्स। स्क्रीन प्ले की गुणवत्ता एक और सीन में देखने को मिलती है जब पिता की मृत्यु के बाद पिता और माता की जवानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। पहले मुझे लगा कि इस सीन की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे कहानी वापस इडली मोड में आ गई। वो फ्लैशबैक वाली कहानी, इडली की दुकान के शुरू होने पर वो कहानी आ गई जो प्रेजेंट की कहानी से रिलेट कर रही थी, जब धनुष डबल माइंडेड था कि वो दुकान रखे या बेच दे। मुरली की मां का डेथ सीन, अगेन ये बेहतरीन स्क्रीन प्ले था। पिता की हाल ही में मृत्यु हुई है और कैमरा धनुष के बैक पे है जहां वो घर की चौखट पर बैठा हुआ है। धनुष के बैक पर कैमरा रहते ही ऑडियो वॉइस में उसे पता चल जाता है कि उसकी मां भी अब नहीं रही, बट कैमरा तब भी उसके फेस पर नहीं गया, वो बैक में ही रहा, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि दुख पर अचानक दूसरा दुख आन पड़ा और इसे फेस एक्सप्रेशन से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था, चाहे इस सीन में इरफान खान ही होते, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन के थ्रू जितना इमोशनली दिखाना था वो सब मुरली अपने पिता की मृत्यु पर दिखा चुका था। अब दोबारा से कोई भी एक्टर ऐसा कुछ अलग नहीं कर सकता कि दर्शक कन्विंस हो जाएं, इसलिए इस सीन में मुरली के बैक साइड को दिखाते हुए इस सीन को फिनिश किया गया और यकीन मानिए एज एन ऑडियंस ये इंपैक्टफुल लगता भी है। और मां की डेथ एक इंपॉर्टेंट रीजन बनती है फिल्म के अगले टर्निंग पॉइंट के लिए। वहीं फिल्म में कुछ खामियां भी हैं, जैसे सेकंड हाफ का ट्रैक से उतर जाना। फिल्म की शुरुआत मियाजगंज स्टाइल में होने के बाद गोलीबारी, एक्शन सब ज्यादा हो गया, जिसके लिए पहले से फिल्म में ऐसी कोई भूमिका नहीं बनाई गई थी कि आगे ऐसा हो सकता है। लाइक गांव वालों का एकदम से मुरली के सपोर्ट में आ जाना। इस सपोर्ट को दिखाने के लिए सीन में और समय दिया जाना चाहिए था। कहानी इडली पर बेस्ड थी, पारिवारिक मूल्यों पर बेस्ड थी, फिर उसमें एक्शन, खून खराबे के लिए सीमित स्पेस होना चाहिए था। हालांकि कहानी भटकते हुए भी वापस जरूर आ जाती है, बट उन सीन्स पर थोड़ा कम समय दिया जा सकता था। ऐसा नहीं कि थ्रिलिंग पार्ट अच्छा नहीं है, बट फर्स्ट पार्ट के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा है। वो दो अलग अलग फिल्में लगने लगती हैं। छोटे बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि दुकान के कागज वाला सीन। एक्टिंग की बात करें तो धनुष हमेशा से एक बेहतरीन एक्टर तो रहे ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहां भी वो दृश्य अनुसार हर तरह की एक्टिंग कर वाहवाही बटोरते फील होते हैं। हालांकि हल्की फुल्की कॉमेडी भी उनके हिस्से आती है और बाकी ड्रामा सीन्स में तो वो कमाल का परफॉर्मेंस करते ही हैं। अरुण विजय बिगड़ैले बेटे के किरदार को जस्टिफाई करते हैं, वहीं सत्यराज एक बेबस और धृतराष्ट्र किस्म के पिता के किरदार में बढ़िया लगे हैं। नित्या मेनन सच में इतनी मोटी हो गई हैं या इस फिल्म के लिए उन्होंने वजन बढ़ाया है, ये कहना मुश्किल है, बट एक्टिंग वाइज उनका काम अच्छा है। मुरली के पिता के रोल में राजकिरण का काम बढ़िया है, वो एक कमाल के एक्टर हैं और इस किरदार को भी उन्होंने बेहद सादगी से निभाया है। शालिनी पांडे अपने छोटे बट इंपॉर्टेंट रोल में बढ़िया करती दिखी हैं। बीजीएम ठीक ठाक कह सकते हैं, हालांकि आई फील कि और भी बेहतर करने की गुंजाइश रहती है। एक्शन सीन्स एज यूजुअल जैसे साउथ मूवीज में रहते हैं। डायरेक्शन किया है खुद धनुष ने, जो कि इससे पहले भी 3 फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं, तो धीरे धीरे वो एज ए डायरेक्टर भी परिपक्व हो रहे हैं। बाकी फिल्म अच्छी कह सकते हैं, एटलीस्ट कहीं पर आप बोर तो नहीं होंगे। एंड आई होप कि भोजपुरी में भी एक फिल्म बने लिट्टी की दुकान। हैव अ नाइस डे।